नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में देखेंगे और बहुत ही बारीकी से एक एक बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, ये जो डीपीएसपी है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और इसके लिए जो अनुच्छेद प्रयुक्त हुआ है वह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और ये जो डीपीएसपी है इसे हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक सा फैक्ट। अब देखिए, ये जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये वाद योग्य नहीं है, इसके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तब फिर इसे भारतीय संविधान में शामिल ही क्यों किया गया? तो देखिए, हमारी जो संविधान सभा थी उनकी इच्छाएं क्या थी, वे चाहते क्या थे, उनकी मंशा क्या थी, ये बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है। अब देखिए, राज्य जो होता है वह दो तरह का होता है। पहला पुलिस या मिनिमम स्टेट और दूसरा होता है वेलफेयर स्टेट। यहां पे पुलिस या फिर मिनिमम स्टेट जो होता है वह कम से कम कार्य करने वाला होता है। इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि राजस्व कलेक्ट करना। तो वहीं आप वेलफेयर स्टेट की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेलफेयर स्टेट एक बच्चे के जन्म से लेकर के हॉस्पिटल, रोजगार, यातायात एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब आगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में फर्क क्या होता है उसे देख लेते हैं। आप लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे मैं आपको मौलिक अधिकार काफी अच्छे से बताऊंगा। यहां पे बस मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में जो फर्क है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार को हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है और डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया है। यहां पे मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, यानी कि इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यह मौलिक अधिकार निषेधात्मक है और यहां पे निषेधात्मक का मतलब होता है कुछ करने से राज्य को मना करता है। तो वहीं आप डीपीएसपी की तरफ अगर देखेंगे तो यह अवाद योग्य है, यानी कि इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन इसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। राज्य जब भी पॉलिसी बनाएगा तो उन पॉलिसी में इस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएगा। इसके बाद इसका जो स्वरूप है वह सकारात्मक है और यहां पे सकारात्मक का मतलब है राज्य को जनता के कल्याण हेतु सभी तत्वों को लागू करने की अपेक्षा की गई है। अब आगे जितने भी डीपीएसपी से रिलेटेड अनुच्छेद हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो यहां पे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहां पे राज्य की परिभाषा वही होगी जो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 12 में किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 37। तो आप अनुच्छेद 37 में देखेंगे कि निदेशक तत्वों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि ये जो हैं अवाद योग्य हैं और इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 करता है, लेकिन ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 38 है। तो अनुच्छेद 38 में आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एकमात्र अनुच्छेद है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यह जो प्रश्न है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में
पूछा भी गया है। देखिए, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13, लेकिन डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। और ये जो अनुच्छेद 39 है, इसमें 6 तरह की बातें कही गई है। तो अब जरा एक नज़र उन 6 बातों पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात है कि स्त्री और पुरुष की आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करना ये राज्य का काम है। दूसरी बात, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। यानी कि जो मानव संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है, वह किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसका आवंटन इस तरह से होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। इसके बाद तीसरी पॉइंट है, आर्थिक संसाधनों का वितरण ऐसा हो कि केंद्रीयकरण न हो। यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में आर्थिक संसाधन नहीं होने चाहिए, सबका एक समान बंटवारा होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यानी कि स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर वो काम एक ही करते हैं तो उसके लिए जो वेतन है, दोनों को एक ही बराबर वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, राज्य स्त्री और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखेगा। इसका मतलब है कि राज्य स्त्री और पुरुष को ऐसा कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, और बच्चों के सुकुमार अवस्था का भी ध्यान राज्य रखेगा। इसके बाद छठवां पॉइंट है, बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करेगा। तो ये सभी बातें, ये सभी 6 बातें अनुच्छेद 39 में इन सभी का उल्लेख है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39A। तो यहाँ पे 39A में इस बात का उल्लेख है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। देखिए, जहां कहीं भी आपको कैपिटल ए दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये मूल अनुच्छेद में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। और यहां पे कैपिटल ए का मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 41 आता है। अनुच्छेद 41 में आप देखेंगे कि काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाना ये भी राज्य का काम है। यहाँ पे ये जो लोक सहायता है, ये लोक सहायता किसके लिए होगी? तो यहाँ पे अनुच्छेद 41 ये साफ साफ उल्लेख करता है कि बुजुर्गों के लिए, बीमार के लिए, बेकार यानी कि बेरोजगारों के लिए और दिव्यांगों के लिए लोक सहायता देने का कार्य राज्य करेगा। और दिव्यांगों के लिए लोक सहायता का प्रावधान केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 42। तो 42 में आप देखेंगे कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना भी राज्य का काम है। इसका मतलब है कि केवल काम देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम के लिए ऐसी दशाएं भी देनी होगी जो मानव के लिए उचित हो। साथ ही साथ महिलाओं को प्रसूति सहायता भी राज्य उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 43 है, जिसमें राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43A। यहां पे कैपिटल ए का मतलब है कि ये मूल अनुच्छेद में नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है। तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया है। और इसमें यह प्रावधान है कि राज्य जो है उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43B, और यहाँ पे कैपिटल बी का मतलब है कि इसे भी बाद में जोड़ा गया है। तो इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा राज्य। इसके बाद आता है अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में आप देखेंगे कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। यहाँ पे एक समान सिविल संहिता का मतलब है कि एक देश के लिए एक कानून का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि अपराधों के लिए एक समान कानून का प्रावधान होना चाहिए। वहीं आप दूसरे तरफ देखेंगे तो जैसे कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद के नियम, उत्तराधिकार के नियम, ये सब जो है व्यक्तिगत मामलों
ये सब व्यक्तिगत मामलों के लिए है और यहाँ पे समान नागरिक संहिता नहीं है। लेकिन हमारे देश में आप देखेंगे कि अपराधों के लिए जो है एक समान संहिता है। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि विवाह, तलाक, गोद के नियम, उत्तराधिकार के नियम, यहां पर समान संहिता नहीं है। ठीक है, इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। और ये जो प्रावधान किया गया इसे 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। यानी कि इसके पहले क्या प्रावधान था? इसके पहले यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन 46वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो 6 से 14 वर्ष का जो प्रावधान था उसके लिए अनुच्छेद 21A प्रावधानित कर दिया गया और बाद में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में आप देखेंगे कि राज्य जो है SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 47 में राज्यों के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है और यही एक अनुच्छेद है जो राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसमें आप देखेंगे कि राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि राज्य जो है जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य में सुधार करेगा। इसके साथ ही साथ मादक पेय तथा हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध भी लगाएगा और ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे कि कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकी का उपयोग करना और यहाँ पे पशुओं में विशेषकर गाय के बलि पर प्रतिबंध लगाना भी राज्य का काम है। अब यदि मान लीजिए कि योगी जी जो है गौ रक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो पहल कर रहे हैं, ये कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48A और यहाँ पे फिर से कैपिटल A का मतलब है कि इसे बाद में शामिल किया गया है। तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, नदी, झील की भी रक्षा करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में आप देखेंगे कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। इसका मतलब क्या है कि आज़ादी के पहले बहुत सारे ऐसे पद होते थे जो पद तो कार्यपालिका के होते थे लेकिन उनके पास न्यायपालिका की भी शक्तियां होती थी। लेकिन बाद में अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये जो अनुच्छेद है यह भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। इसमें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है, सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक एवं न्याय को बढ़ावा देने का प्रावधान है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को पालन को बढ़ावा देने का प्रावधान है और अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान मध्यस्थता से हो, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसके बाद ये तो हुआ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसे हमने बहुत ही बारीकी से देखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कथन है KT शाह जी का। ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान यहाँ पे बैंक जो है राज्य से संबंधित है, यानी कि बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरे हैं नसरुद्दीन, इनका कहना है कि DPSP 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं आइवर जेनिंग्स, ये कहते हैं कि DPSP पवित्र इच्छाएं हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हैं अंबेडकर जी,
ये कहते हैं कि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र है। इसके बाद 5वें नंबर पर हैं के.एम. पाणिकर जी। ये कहते हैं कि डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने में सहायक है। इसके बाद 6वें नंबर पर हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। इनका मानना है कि डीपीएसपी सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर हैं बी.एन. राव और इनका मानना है कि डीपीएसपी का शैक्षिक महत्व है। इस तरह से इस वीडियो में डीपीएसपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से कवर किया है। काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।